हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। In the picture shown above, we see a standing crop, a plug, shear, etc. From this, it becomes obvious that this is a farmer's house. A farmer keeps hens, sheep, goats, and कैटल दे आर ऑल्सो सीन इन द पिक्चर। तो आपको यहाँ पे जो फोटो दी हुई है इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ये समझ आ जाएगा कि ये जो सामने जो पर्सन है ये फार्मर है। एंड नेक्स्ट आपको ये समझ आ जाएगा कि फार्मर का हाउस है। इस फार्मर ने अपने घर में हैन रखा है, शिप रखा है, गोट्स रखे हैं और साथ ही साथ दूसरे कैटल्स भी रखे हैं। दे आर ऑल्सो सीन इन द पिक्चर। ही गेट्स मिल्क, एग्स एक्सेट्रा फ्रॉम देम। ही sells hens, goats to earn money. He does all that for his subsistence. All these occupation depends on natural factors. All these factors under agriculture. These occupations are supplementary to the cultivation of crop. तो हम देख सकते हैं कि जो फार्मर है उसे मिल्क मिलता है, एग मिलता है, जितने भी कैटल्स रखे हैं उनसे, साथ ही साथ उसके पास जो हैन है, गोट है, उन्हें वो बेचता है एंड उससे उसे मनी मिलता है और ये सारी चीज़ें उसकी लाइवलीहुड में हेल्प करती हैं। ये सारे जितने भी ऑक्यूपेशन वो करता है सारे नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, मतलब वो नेचर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है और ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं। और फार्मर का जो मेन काम है वो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, पर उसके साथ साथ वो ये दूसरे काम भी करता है और ये सब भी एग्रीकल्चर के अंडर आता है। एग्रीकल्चर हैज़ अ वाइड स्कोप। For our basic needs of food and clothing, we make use of plants and animals. Besides the cultivation of different crops, rearing cattle, sheep and goats, maintaining poultry farms, keeping bees, sericulture, horticulture, orchardry, pisciculture, pig farming, emu farming, etc. are included in agriculture. हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ फार्मिंग नहीं आती, सिर्फ खेतों में जाके क्रॉप्स ग्रो करना ही एग्रीकल्चर नहीं होता। एग्रीकल्चर का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ही वाइड है, बहुत ज़्यादा ही वास्ट है। हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं फूड की, क्लॉथिंग की, इसके लिए हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं और एनिमल्स का यूज़ करते हैं। क्रॉप के कल्टीवेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर में दूसरी चीज़ें भी आती है, जैसे कैटल्स को रियर करना, शिप्स को, गोट्स को, पोल्ट्री फार्म मेंटेन करना, बीज को रखना और वहाँ से हनी निकाल के उसे सेल करना, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ऑर्किड्री, पिसिकल्चर, एमू कल्चर, पिग फार्मिंग, ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर में आती हैं। In agriculture occupation, resources like manpower, animals, implements, etc. are used. Advanced technology is employed. In agriculture, cultivation are considered to be main and most important occupation. अब जो एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन होता है इसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू एक्चुअली एग्रीकल्चर किया जाता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में जो रिसोर्सेज लगते हैं वो है मैन पावर, एनिमल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। आजकल बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर करने में। एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सबसे मेन होता है, मतलब जहाँ हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे मेन जो काम होगा वो होगा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, लेकिन उसके साथ दूसरे काम भी किए जाते हैं। इन द अबव पिक्चर वी सी द चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको फ़ोटोज़ दी हुई है इस पे आप देख सकते हैं। ऊपर की जो पिक्चर हमें दी हुई है वहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें चेंजेस आए। कैसे आए हम आगे पढ़ते हैं। इन द पास्ट
Primitive men had to wander in the forest to sustain himself on the collected forest produce. Later, he learned the art of cultivation and started getting greater production from the land. Through this, he could provide for the whole year's need for food grain. He also started obtaining a number of products through floriculture, horticulture, rearing animals, pisciculture, etc. Abandoning nomadic life, he undertook different occupations related to agriculture at the same place. तो ऊपर जो आपको फ़ोटो दी हुई हैं अलग अलग, उनसे आप ये समझ सकते हैं कि पहले के जो आदमी थे, ह्यूमंस थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग अलग अलग जगह अलग अलग फॉरेस्ट जाते थे, वहाँ पे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस लेते थे, मतलब फॉरेस्ट से उन्हें जो भी मिले, उन्हें एनिमल्स मिले, उन्हें फ्रूट्स मिले, उन्हें वाटर मिले, ये सब से अपनी लाइफ चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होने लगी। ह्यूमंस ने लर्न किया कि कल्टीवेशन क्या होता है, फार्मिंग क्या होती है, और फिर लोग एक जगह पे रहने लगे और वहाँ पे प्रोडक्शन करने लगे। इससे क्या होने लगा, इससे ये होने लगा कि साल भर के लिए जो फूड ग्रेन है वो ह्यूमंस प्रोड्यूस करने लगे और एक जगह पे सेटल होने लगे। और इसके कारण ह्यूमंस को नंबर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलने लगे, फ्लोरिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल्स को रियर करने से, पिसिकल्चर से। इसके बाद ह्यूमंस ने जो उनकी नॉमेडिक लाइफ थी, नॉमेडिक लाइफ मतलब ह्यूमंस जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, जगह जगह जाकर अपनी लाइफ चलाने के लिए रहते थे, ये जो कल्चर था, ये जो लाइफ थी, ये ह्यूमंस ने छोड़ दी और वो एक जगह में सेटल होने लगे और वहाँ अपनी फार्मिंग करने लगे। Now, let us get introduced to the different occupations that come under the scope of agriculture. We use the products of these occupations in our everyday life. These traditional occupations are allied activities in agriculture. नाउ हम अलग अलग ऑक्यूपेशंस जानेंगे जिसके थ्रू एग्रीकल्चर का जो स्कोप है वो वाइड हो गया, वास्ट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्रीकल्चर का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो किन चीज़ें उसमें आती है, कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। और ये सारी जो चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर में, इसके कारण ही हमारी जो रोज़ की लाइफ है वो चलती है। और ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं ये एलीड एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर की। सबसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री। रियरिंग डिफरेंट एनिमल्स एंड ऑब्टेनिंग वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम फॉर सब्सटेनेंस इज़ द कोर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि एनिमल्स को पाला जाता है और उसके बाद उनसे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। इससे फार्मर अपनी लाइवलीहुड चलाता है और इससे हमारे पास जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, डेयरी फार्मिंग, काउज, ऑक्सन, buffaloes, etc. are reared for agriculture related work. Rearing milch animals and animals which can be employed in farming is also an occupation. It is considered to be an inseparable part of mixed farming. It has become quite commercial in recent times. In India, it has started changing recently. Commercial dairy farming is mainly undertaken for meat and milk. तो डेयरी फार्मिंग में आता है काउस को, ऑक्सन को, बफेलोज को, ऐसे एनिमल्स को जो मिल्क देते हैं उन्हें पालना और फिर उनसे मिल्क निकालना या उनसे जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी हमें एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं वो निकालना एंड उसे सेल करना या उसे अपने यूज़ में लेकर आना। तो ऐसे एनिमल जिनसे मिल्क मिलता है उन्हें रियर किया जाता है और फिर उन एनिमल्स के थ्रू वो प्रोडक्ट निकाला जाता है और उसे खुद के यूज़ में भी यूज़ किया जाता है एंड उसे कमर्शियल यूज़ में भी यूज़ किया जाता है। कमर्शियल से यहाँ मतलब है कि उसे सेल किया जाता है जिसके थ्रू फार्मर को इनकम मिलती है। और ये जो डेयरी फार्मिंग होती है ये मिक्स्ड फार्मिंग का इनसेपरेबल पार्ट है। मतलब जो आदमी फार्मिंग कर रहा है वो डेयरी फार्मिंग करेगा ही ऐसा।
और आज के समय में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो डेयरी फार्मिंग है, इससे कमर्शियल वे में यूज़ किया जा रहा है। कमर्शियल वे में मतलब जो मिल्क निकाला जाता है या उससे जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स रेडी किए जाते हैं उन्हें सेल किया जाता है एंड उससे अपनी इनकम फार्मर्स पाते हैं। Sheep and goat rearing. This is also a traditional occupation that is generally carried out in hilly tracts and semi arid regions with dry climate. Sheep and goats survive on short grasses, shrubs, and acacia, which grows in remote hilly rural areas away from urban settlement. In India, it is mainly undertaken for meat. Sheep rearing is carried out to obtain wool. तो शिप की और गोट की रियरिंग की जाती है। ये एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। ये जो रियरिंग होती है ये मेनली हिली एरियाज़ में या सेमी एरिड एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पे क्लाइमेट ड्राई होता है। शिप्स की बात करें, गोट्स की बात करें तो ये ऐसी जगहों में मिलते हैं जहाँ शॉर्ट ग्रासेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, एकेकिया होता है और ये मेनली हिली रूरल एरियाज़ में ही ग्रो करते हैं जहाँ पे अर्बन लोग नहीं रहते। अर्बन सेटलमेंट जो है वो दूर दूर तक ऐसे एरियाज़ में नहीं रहते। इंडिया में गोट की जो रियरिंग होती है वो इसलिए होती है ताकि उसे सेल किया जाए। और उसे सेल क्यों किया जाता है? क्योंकि लोग मीट खाते हैं तो वो मीट गोट से ही मिलता है। एंड शिप की रियरिंग होती है वुल के लिए। नाउ कमिंग टू पोल्ट्री. Keeping hens and other fowl is a common practice in all parts of the world. It is called traditional occupation. Today, it is carried out as a household occupation and also on a commercial basis. Running a poultry on a commercial basis requires a lot of care. For this, scientific methods are employed. Hens को रखना भी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, भी एक फार्मिंग है और ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है जो पूरी दुनिया में हर जगह किया जाता है। आज के समय में हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन के लिए तो हेंस को रखा ही जाता है, पर कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हेंस को रखा जाता है। हेंस से जो एग होता है उस एग को सेल किया जाता है और आप सब जानते हैं एग की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो इसीलिए जो कमर्शियल वे से यूज़ करते हैं हेंस को, वो लोगों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उन्हें यूज़ करना पड़ता है पोल्ट्री संभालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग का प्रोडक्शन करवाने के लिए। इन इंडिया दिस ऑक्यूपेशन इज़ जनरली लोकेटेड इन द एरियाज क्लोज टू बिग सिटीज़ एज दे प्रोवाइड अ रेडी मटेरियल फॉर दिस ऑक्यूपेशन। इन सम एरियाज rabbit, pig and emu rearing is also undertaken. और ये जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं ये बेसिकली सिटीज़ के पास होते हैं क्योंकि सिटीज़ के लोग को एग चाहिए होता है एंड वो भी फ्रेश चाहिए होता है, तो उन्हें फ्रेश एग मिल सके इसलिए ये सिटी एरियाज़ में मेनली पोल्ट्री फार्म्स बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे रैबिट को रखा जाता है, पिग को रखा जाता है, एमू को रखा जाता है, इनकी भी रेयरिंग की जाती है। बी कीपिंग. The occupation is undertaken to obtain honey and wax. Bees, in order to collect honey, hover around the plants that bear flowers. This promotes the process of pollination. As a result, the trees bear large number of fruits and the crop yield increase. Beekeeping is an important occupation with respect to agriculture. Bees जो होते हैं उनसे उनके कारण हनी मिलता है और वैक्स मिलता है। अब सबने देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे जब तोड़ा जाता है तो उससे बहुत सारा हनी निकलता है एंड उससे ही वैक्स बनाया जाता है। बीज क्या क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट्स पे जाते हैं, अलग अलग फ्लावर्स पे जाते हैं एंड वहाँ से हनी लेकर आते हैं, उससे अपने छत्ते में कलेक्ट करके रखते हैं और साथ ही साथ इस कारण से पॉलिनेशन भी होता है। और ये जो बीज के कारण पॉलिनेशन होता है इसके कारण प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है।
इसीलिए बीज को पालना भी एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन है। Pisciculture, which is fish farming. Farm ponds are dug out for this purpose. Water is stored in such ponds. Fish seeds are released in the ponds. For this, seeds of freshwater species are used. In order to achieve the best growth of fish, scientific methods are employed. तो फिश फार्मिंग में होता क्या है कि पॉन्ड्स खोदे जाते हैं, फार्म पॉन्ड्स कहते हैं उन्हें। तो पॉन्ड्स खोदे जाते हैं, वहाँ पे वाटर स्टोर करके रखा जाता है और फिश सीड्स उस पे डाले जाते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं इनसे फ़िश प्रोड्यूस होती है और फिर ये जो भी फिशेज़ हैं इनका ग्रोथ करवाया जाता है और उसके बाद इन्हें सेल किया जाता है एंड इससे जो भी फार्मर है उसकी लाइवलीहुड चलती है। तो ये होता है फ़िश फार्मिंग। आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस का ग्रोथ हो, इसीलिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है। फिशिंग in open seas has a number of risk factors. Different types of fish and other aquatic organisms get caught in the fish nets. अब आप सबके दिमाग में आएगा कि हम सी में जाएं तो वहाँ पे तो अनलिमिटेड फिशेस अवेलेबल है, तो फिर फ़िश फार्मिंग अलग से क्यों की जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम सी में जाएं, ओशन में जाएं, तो वहाँ पे हम जब फ़िश नेट डालते हैं तो हमें फ़िशेस के अलावा दूसरे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मिल जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फार्मर्स ऐसा करते हैं कि अपना खुद का पॉन्ड रेडी करते हैं, उसमें फ़िश सीड्स डालते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है फ़िशेस का एंड वहाँ से फ़िश फार्मिंग वो करते हैं। सेपरेटिंग देम becomes a major task. All organisms do not fetch the same price. All these factors led to rearing of specific type of fish species separately. Pisciculture developed out of these efforts. Worm, roha, ravas, columbi, etc. are reared in fish farms. अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि होता क्या है कि जब फ़िश नेट सी में डालते हैं, ओशन में डालते हैं, तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं और हर फ़िश की ज़रूरत एक फार्मर को नहीं होती। कुछ स्पेसिफ़िक फ़िश होते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उन्हीं की ज़रूरत होती है फार्मर्स को। तो वो उनका ही प्रोडक्शन करते हैं, उनका ही ग्रोथ करवाते हैं, उन्हें रियर करते हैं। तो इसी कारण से फार्मर्स अपना अलग से फ़िश फार्मिंग करते हैं। बहुत सारी फ़िश होती हैं जिनकी फार्मिंग की जाती है, जैसे वाम, रोहा, ravas, columbi, etc. Now coming to sericulture. Silk thread is obtained from the cocoon of the silk moth. These threads are very fine and strong, and from these one can weave soft silk cloth. Getting silk thread from cocoon and manufacturing silk cloth are independent occupation. Silk आप सब जानते होंगे, सिल्क के हम यूज़ करते हैं सिल्क को। सिल्क थ्रेड जो होता है, सिल्क थ्रेड एक्चुअली सिल्क मूथ जो होता है उसके कोकून से ऑब्टेन किया जाता है और ये थ्रेड बहुत ही फाइन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इससे सिल्क के जो कपड़े होते हैं उन्हें बनाया जाता है। तो ये सिल्क थ्रेड कोकून से निकालना और फिर सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना, ये एक इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन होता है। मतलब एक फार्मर है वो अपना ये काम कर रहा है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर और ये एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं होता। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई सिल्क मूथ एग्स टू द फार्मर्स. Leaves of mulberry trees are the main food for these silkworms. Once planted, the mulberry trees survive for minimum period of 15 years, and the expenditure of planting the trees every year is saved. और क्या होता है, जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं होता। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो सिल्क क्लॉथ का प्रोडक्शन करते हैं वो सिल्क फार्मर्स को सिल्क मूथ जो होते हैं उनका एग प्रोवाइड करते हैं कि आप इनकी रियरिंग करो। ये जो सिल्क मूथ होते हैं ये सिर्फ मलबेरी ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वही खाते हैं। मलबेरी ट्रीज़ जो होती हैं वो 15 ईयर्स तक सरवाइव
करती है, तो इसीलिए फार्मर्स को हर साल इन मलबरी ट्रीज़ पे खर्चा नहीं करना पड़ता. Now coming to nursery. In the last few years, the area under floriculture, cultivation of medicinal and aromatic plants, and horticulture has increased. These plantations require a high standard of seedling, cutting, bulbs, and seeds. This has led to development of nurseries. Nurseries give good returns. तो लास्ट फ्यू ईयर्स से ऐसे एरियाज़ हैं जो फ्लोरिकल्चर के अंडर हैं, जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, इनका कल्टीवेशन किया जाता है, हॉरिकल्चर किया जाता है. तो ये जो प्लांटेशन है, इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान की ज़रूरत होती है, सीड्स की ज़रूरत होती है, टाइम टाइम में इन्हें काटना होता है, ठीक है. इनसे जो बल्ब्स निकलते हैं उन पे ध्यान देना होता है. तो इसीलिए कुछ सालों से नर्सरीज़ का जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया है. अलग अलग जगह में नर्सरीज़ सेटअप की गई हैं और इनसे अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है. Greenhouse farming facilitates getting maximum product from the land. It can have a total control on natural factors like climate, heat, atmospheric moisture, as well as soil moisture. It assists in getting maximum economic benefits. Greenhouse farming is highly specialized type of farming of the modern era. ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है, इससे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है. होता क्या है ग्रीन हाउस फार्मिंग में कि जितने भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट की हीट हो गई, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर हो गया, इन सबको कंट्रोल किया जाता है. इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है. ग्रीन हाउस फार्मिंग एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग है आज के एरा के लिए. फॉर इरेक्टिंग अ ग्रीन हाउस, galvanized iron pipes and plastic sheets are used. Its main aim is to control the pest attack by controlling water, light, and temperature. Greenhouses are used on large scales for growing flowers like lily and gerbera to give maximum economic returns. आयरन के जो पाइप्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है और प्लास्टिक शीट्स का यूज़ किया जाता है ग्रीन हाउस फार्मिंग के करने के लिए. ग्रीन हाउस फार्मिंग का मेन एम होता है कि पेस्ट जो होते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए, वाटर, लाइट और टेम्परेचर को कंट्रोल करके. ग्रीन हाउसेस का लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है फ्लावर्स ग्रो करने के लिए, जैसे लिली या गेरबरा फ्लावर्स यूज़ करने के लिए, ताकि इन फ्लावर्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इन्हें सेल किया जाए और उससे मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न मिले. Now coming to types of farming. Different types of agriculture have evolved due to geographical and cultural diversity and technological differences in different regions. The type of farming depends upon the purpose and aim of method of farming, the crops being cultivated, the techniques used, land use, etc. Broadly, the following types of agriculture can be identified. धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सामने आए ड्यू टू जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. साथ ही साथ अलग अलग जगह अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं. अब ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, ये बेसिकली इस चीज़ में डिपेंड करती है कि जो फार्मर फार्मिंग कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका एम क्या है, कौन सा क्रॉप वो कल्टीवेट करने वाला है, कौन सी टेक्निक वो यूज़ कर रहा है, लैंड कैसा है उसका. अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है. तो पहले हम चार्ट देख लेते हैं. 2 टाइप ऑफ फार्मिंग होती है. पहले होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड होती है कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आता है इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. कमर्शियल फार्मिंग में आता है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर. So coming to subsistence farming, intensive farming and shifting cultivation are 2 types in traditional farming. Intensive farming is carried out in one and the same farm for years together. In shifting cultivation,
Every year a new area is chosen for cultivation. After a specific period of time old areas are again used for cultivation. अब जो subsistence farming होती है, इसमें दो टाइप की फार्मिंग होती है. एक इंटेंसिव फार्मिंग होती है, दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि एक ही लैंड को सालों तक यूज़ किया जाता है बार बार फार्मिंग करने के लिए. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, हर साल एक नया एरिया चूज़ किया जाता है, वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है. फिर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो पुराना एरिया है वहाँ अगेन फार्मिंग की जाती है. So now coming to intensive farming, getting maximum production from a minimum area is characteristic of intensive farming. Intensive farming का ये फ़ायदा है कि एक छोटे से एरिया से या एक मिनिमम एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर आना. अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेड होल्डिंग इज स्मॉल, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली सीन इन डेवलपिंग रीजन्स. सबसे मेन रीज़न जो होता है इंटेंसिव फार्मिंग करने का, वो ये रीज़न होता है कि एक जगह में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हर आदमी के पास अपना एक पर्टिकुलर लैंड है, तो वो बार लैंड चेंज नहीं कर सकता. नेक्स्ट, इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो ज़्यादातर जो ऐसे एरियाज़ है धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं उन एरियाज़ में होता है. फार्म प्रोडक्शन इज सफिशिएंट ओनली फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द कल्टिवेटर एंड हिज फैमिली आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. As farm production is low, the economic condition of cultivator is also poor. फार्म प्रोडक्शन जो इंटेंसिव फार्मिंग में होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है. यहाँ पे कुछ भी कमर्शियल नहीं होता. इस तरीके की जो फार्मिंग होती है इसमें जो कल्टीवेटर होता है और उसकी जो फैमिली होती है वो पूरे तरीके से अपने फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट होती है कि इस फार्मिंग के थ्रू ही वो अपना खाना पीना करेंगे. और फार्म प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब एक लैंड को बार यूज़ किया जाए तो वो लैंड फर्टाइल नहीं रहता है और उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता. तो इसीलिए इंटेंसिव फार्मिंग में फार्म प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है और जो कल्टीवेटर होता है उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है क्योंकि वो कमर्शियल बेसिस पे यूज़ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ग्रोथ कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, उसके बाद वो उसी को कंज्यूम कर ले रहा है. तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी हम कह सकते हैं इनकम का सोर्स नहीं है. तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.